हेलो क्लास। आज हम लोग केसर वाले देश में आगे पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो आपने जैसे कि पिछले लेक्चर में सुना होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा भी होगा आपने कि केसर वाले देश में लेखक कश्मीर की सुंदरता के बारे में सुनता है और कश्मीर की सुंदरता से प्रभावित होकर वो कश्मीर की यात्रा करने का मन बनाता है। तो सबसे पहले लेखक जो होता है वो जम्मू जाता है और जम्मू जाकर रघुनाथ जी की दर्शन करता है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर वो वैष्णो देवी जाने की इच्छा तो रखता है, परंतु उनके मित्र के मोटे होने की समस्या के कारण वो लोग वैष्णो देवी तक नहीं जाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों से होते हुए वो पटनी टॉप पहुंचते हैं और पटनी टॉप पहुंचने के बाद वो पहुंच जाते हैं जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि इसको जब बनाने की कोशिश की गई थी तो यहाँ का पहाड़ इतना मजबूत था जिससे लगता था कि ये सुरंग बन नहीं पाएगी, लेकिन जो वहाँ पे इंजीनियर था उस इंजीनियर के आत्मसाहस और उसके जिद की वजह से क्या होता है, ये सुरंग बन पड़ती है। आइए देखते हैं उसके बाद लेखक कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झाँका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरी नाग है। हम बेरी नाग पहुंचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जल कुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया है। कहते हैं ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम नदी इतने बंधे कुंड से निकलेगी मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पानी लगातार वहां से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं, लेखक पहुँचते हैं बेरीनाग, तो बेरीनाग पहुँचने पे कुंड के पास पहुँचते हैं जिसे कि झेलम नदी का उद्गम स्थल यानी स्रोत कहा जाता है, कि यहीं से झेलम नदी का उद्भव हुआ, यहीं से झेलम नदी बनी। आगे देखिए, उसके बाद उसी पानी की दिशा से होते हुए वे लोग अनंतनाग और पहलगांव पहुँचते हैं और वहाँ की खूबसूरती इतनी अधिक होती है, मोहक होती है, मनोहारी होती है कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग में ही चले आए हैं। और उसी के किनारे किनारे एक छोटी सी नदी, खूबसूरत नदी उनको दिखाई देती है जिसका नाम होता है लिद्दर नदी। उस नदी के किनारे किनारे पहलगांव है और वहाँ पर जाके पता लगता है कि वहाँ एक छोटा सा बाजार भी लगता है और दोनों सड़क की तरफ, दोनों तरफ दुकानें हैं और उसके नीचे है लिद्दर नदी, यानी वो जो नदी बह रही है, खूबसूरत नदी बह रही है, वो दुकान जो है उस नदी के आसपास ही लगती है, जो ग्राहकों को, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस नदी की उन्होंने क्या विशेषता बताई है कि उन्होंने बताया है कि ये नदी इतनी साफ और सुंदर है जैसे कि लगता है कि स्वर्ग से ही उतर कर आ रही हो, और इसमें इतनी तेजी है, इसकी लहर जो इतनी तेज चलती है कि सांप की तेजी भी इसकी आगे फीकी पड़ जाए, और ठंडी ऐसी है कि इसको छुआ भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो लेखक लगातार कश्मीर की सुंदरता का यहाँ पर अनुभव कर रहा है, कश्मीर के बारे में यहाँ पर बताते चल रहा है, कैसे कैसे वो अनुभवों से गुजर रहा है। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कुल्हाई चलोगे? बोला चलेंगे। मैंने पूछा कितना चढ़ना पड़ेगा? तो बोलता है बहुत बहुत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने के नाम से ही फिर उनके जो मोटे साथी होते हैं, फिर उनकी हालत पतली हो जाती है। खैर उन्हें जाना नहीं था, लेकिन वो क्या करते हैं, केवल वो उस जगह आने जाने का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, कितनी ऊंचाई है, कितना वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा पहुँचने के लिए। इसके बाद वो लोग पिस्सू टॉप पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें अमरनाथ जाने की वो लोग मन बनाते हैं। वहाँ से अमरनाथ के लिए पहुँचते हैं और शेषनाग झील के पास पहुँचते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ का पानी हमेशा ही नीला रहता है। शेषनाग नील नदी के आगे, झील के आगे क्या है कि वहाँ पर अमरनाथ गुफा है, और इस गुफा की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग है, जो बनते हैं, शिव जी के लिंग बनता है, जो वो स्वयं निर्मित होता है, उसे कोई बनाता नहीं है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। और जो उसका आकार होता है वो चांद के घटने बढ़ने के साथ ही घटता और बढ़ता है। इसके बाद वो लोग श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर पहुँचने पर उनका मन हो गया कि वो वहाँ पर जो डल झील है वहाँ घूमने जाएं। और डल झील जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है शिकारा। शिकारा क्या होता है? एक बोट होती है, उस बोट पे ही लोग, एक तो हाउस बोट होती है और शिकारा उससे खुला हुआ उसका रूप होता है, उसमें हाउस नहीं बने होते हैं, घर नहीं बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे नावों को शिकारा के नाम से जाना जाता है। तो उसका मजा लेने के लिए वो शिकारा में चल देते हैं, उस पे बैठते हैं, और जब वो चलने लगती है तो उन्हें असली आनंद आता है। और वहीं से कई सारे लोग शिकारे में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे फूल, केसर, कश्मीरी रेशम आदि चीज़ों को रख कर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। उसके बाद वे आते हैं
चार चिनार। चार चिनार के बारे में क्या कहा गया है कि चार चिनार 4 बड़े-बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा-सा टापू है, जो आस-पास डल के पानी से घिरा हुआ खूबसूरत लगता है। डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। यहाँ हम लोग टैक्सी से गए और फिर वही टैक्सी हमें निषाद बाग ले गई। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखिए तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निषाद के सामने नसीम बाग है, जिसे सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए चलते हैं, आपको कहाँ ले चलते हैं, जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार का बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। यह दृश्य तो देखने के काबिल होता है, जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच में घुंघरुओं की आवाज़ें आती सुनाई देती हैं तो पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है, जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता शाहजहाँ की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं और इन सोतों के चक्कर में आपको उस झील ले चले जो है डल झील से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएं खूब होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया, आवाज़ दी कि हाउस बोट का मालिक आ जाए तो उससे भाव ताव करें। कोई नहीं आया, शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झाँका तो देखकर तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रही थी, वह अंदर पूरा राजसी महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, सोफे और तकिए लगे हुए थे। बिजली के पंखों से लैस पूरा तैरता महल था। तो इस प्रकार इस समय लेखक कश्मीर के विभिन्न प्रकार की खूबसूरती का अनुभव ले रहे हैं और उसको उतनी ही खूबसूरती के साथ इस कागज़ पे इसको कहानियों में अपने यात्रा के संस्मरण में उतारते चले जा रहे हैं। यानी उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर मनमोहक है, दिल को छूने वाली है कि लेखक के पास ऐसा लग रहा है कि शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो इसको पढ़ के, अगर हम इन लाइनों को पढ़ें, इन पंक्तियों को पढ़ें, तो पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग पहुँच गए हैं, कश्मीर पहुँच गए हैं और उसकी खूबसूरती हमारे आँखों के आगे ही तैर रही है। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।